दूसरा पॉइंट रिस्ट्रिक्शन का, इफ विद इन 5 years आफ्टर चेंज इन ऑनरशिप ऑफ कंपनी a major change in activity occurs, then losses cannot pass through change in ownership date. इस लाइन का क्या मतलब है? पहले तो मैं आपको समझाऊंगी चेंज इन ऑनरशिप ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है और मेजर चेंज इन एक्टिविटी का क्या मतलब है, फिर इस रूल को पढ़ेंगे। तो नीचे हेडिंग है चेंज इन ऑनरशिप का मतलब है इफ अ कंपनी कंट्रोल्स, कंट्रोल का मतलब है 50% प्लस ऑनरशिप किसी अदर कंपनी के पास आ गई। मतलब मैं कहती हूँ एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया है, तो 50% प्लस ऑनरशिप ले ली ना, कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब है चेंज इन जी ओनरशिप हो गई। साथ ही मेजर चेंज इन एक्टिविटी हो जाए, तो नीचे मेजर चेंज इन एक्टिविटी का मतलब लिखा हुआ है चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई पहले तुम करते थे सोप का काम, जैसे न्यू ऑनर आया, ऑनरशिप चेंज हुई, तो अब न्यू ऑनर कहता है मैं तो सोप का काम नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल केमिकल का काम करूंगा, तो बिजनेस की नेचर चेंज कर दी ना न्यू ऑनर ने। तो इसका मतलब है नेचर ऑफ बिजनेस चेंज का मतलब होता है मेजर चेंज इन एक्टिविटी हो गई है। या नंबर 2, चेंज इन कस्टमर बेस हो जाए। न्यू, पहले तुम यूके के कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचते थे, कंपनी जो थी, अब जैसे ही चेंज इन ऑनरशिप हुई, न्यू ऑनर कहता है मैं तो साउथ अफ्रीका को प्रोडक्ट्स बेचूंगा, तो ये क्या हुआ, कस्टमर बेस चेंज नहीं हो गई, है ना। जी या थर्ड है रिवाइवल ऑफ ट्रेड। जब पुरानी कंपनी जो है लॉसेस में चल रही थी, जैसे ही न्यू ऑनर आया तो कंपनी की हालत बेहतर होना शुरू हो गई, प्रॉफिट्स में रिवाइवल ऑफ ट्रेड होना शुरू हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया उसमें, ठीक हो गया। इन तीनों में से कोई एक भी एग्जाम में सिनेरियो आ जाए, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, कस्टमर बेस चेंज हो जाए, या रिवाइवल ऑफ ट्रेड हो जाए चेंज इन ओनरशिप के साथ, तो वो क्या होगा, मेजर चेंज इन एक्टिविटी। तो आप जरा एक एग्जांपल लिखो। नेचर में भी कोई ऐसा सिमिलर भी नहीं होना चाहिए उसका। चलो जी, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इस दिन चेंज इन ऑनरशिप हुआ, चेंज इन ऑनरशिप, यानी चेंज इन ऑनरशिप का मतलब है नया ऑनर आ गया है। नए ऑनर के आते ही मेजर चेंज इन एक्टिविटी भी हो जाए, मेजर चेंज इन एक्टिविटी, तो फिर यहाँ के जो लॉसेस हैं इस साइड वाले, ये कैरी फॉरवर्ड होके इस लाइन को क्रॉस करके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। किस लाइन को, चेंज इन ऑनरशिप डेट को क्रॉस करके प्रीवियस लॉस आगे नहीं जा सकते, और इधर के लॉसेस जो हैं वो कैरी बैक नहीं हो सकते इस लाइन को क्रॉस करके। तो ये जो लाइन है चेंज इन ऑनरशिप डेट वाली, ये क्या है, बैरियर है, इस लाइन को क्रॉस करके पिछला लॉस फॉरवर्ड नहीं हो सकता, अगला लॉस कैरी बैक नहीं हो सकता, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। समझ आई, लग गई समझ सबको? जी मैम। चलो ये डायग्राम बना लिए। यस मैम। जी मैम। चलो जी अब आ जाओ, अगला टॉपिक है कंपनी कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। मैम एक बार वो तो बताओ, वो 5 इयर्स का क्या रोल है उस पॉइंट में? यही है ना, यही रूल तो है कि चेंज इन ऑनरशिप के साथ मेजर चेंज इन एक्टिविटी हो गई है विद इन कितने साल के अंदर अंदर, कितने 5 साल, इयर्स में। 5 ईयर। तो फिर इधर का लॉस उधर नहीं जा सकता इस डेट को क्रॉस करके, और अगला लॉस इस डेट को क्रॉस करके बैक जब नहीं, भी मगर लेस बिजनेस देन ऐसे 5 ईयर, ठीक हो गया। मगर लेस देन 5 इयर्स है फिर। विद इन 5 year हो जाए ना मेजर चेंज इन एक्टिविटी ऑनरशिप के चेंज होने से। ठीक है। एक मिनट होल्ड करें।
चलो जी, हमारा न्यू टॉपिक है सीजीटी कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है, कंपनी कैपिटल गेन टैक्स। तुम्हें याद होगा हम इंडिविजुअल्स जो थे हम कैसे कैलकुलेट जी करते, डीपी माइनस कॉस्ट चार्जेबल गेन, उसमें से लेस एनुअल एग्जम्पशन 11700 और टैक्सेबल गेन आता था। अब कंपनी जी कैसे करती है, तो कंपनी का फॉर्मेट हमारे जैसा ही है, कोई फर्क ही नहीं है। इधर लिखा हुआ है इंडिविजुअल गेट एनुअल एग्जम्पशन। तुम्हें याद है हमें एनुअल एग्जम्पशन मिलती थी सीजीटी में 11700 की, जबकि कंपनीज गेट इंडेक्सेशन अलाउंस। बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है हमारे जैसा सीजीटी सारा। तो कंपनी जब कोई एसिड बेचेगी तो डीपी लेस कॉस्ट गेन चार्जेबल आएगा। हम इसमें से लेस करते थे एनुअल एग्जम्पशन, लेकिन यहाँ कंपनी क्या लेस कर रही है, इंडेक्सेशन अलाउंस। उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन फैक्टर जो होता है कि वक्त के साथ साथ चीज की वैल्यू बढ़ रही होती है ना, तो आपको रिलीफ के तौर पे इंडेक्सेशन अलाउंस यहाँ से लेस होता है आपका इन्फ्लेशन फैक्टर, और आपके पास आता है टैक्सेबल गेन। इस पे कंपनी कौन सा टैक्स पे करेगी, कौन सा टैक्स पे कैपिटल करेगी, गेन टैक्स। कैपिटल कितना, गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स। नो मैम, 19% पे करेगी ऐड के ये सारे। जाएगा आपके कॉरपोरेशन टैक्स के फॉर्मेट में, गेन्स नहीं लिखती कंपनी, जी जी वहां जाके और कॉरपोरेशन टैक्स का 19% रेट लग जाएगा इनके ऊपर। समझ आई। अब जी आगे यस लिखा मैम। हुआ है इंडेक्सेशन अलाउंस के बारे में कि ये क्या है। An indexation allowance is given when calculating chargeable gains for a limited company. However, the indexation allowance has been frozen at December 17. क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड प्रायर टू December 17, कि तुमने दिसंबर 2017 से पहले अगर कोई एसेट खरीदा एंड सब्सिक्वेंटली सोल्ड और दिसंबर 17 के बाद बेचा, then the indexation allowance will be given from the month of acquisition up to December 17। मतलब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, दिसंबर 17 के बाद नहीं मिलना इंडेक्सेशन अलाउंस। हाँ, अगर कोई एसिड बाद में बिक गया इस डेट के बाद, तुमने रिस्ट्रिक्ट कर देना है दिसंबर 17 तक, उसके बाद नहीं मिलना। आगे, when an asset is purchased from January 18 onwards and subsequently sold, then no indexation allowance will be available। कि क्या मतलब, अगर तुम कोई भी एसेट जनवरी 18, अब डेट याद रखो, इस डेट के बाद अगर आप कोई चीज खरीदते हो और उसके बाद उसको बेच भी देते हो, तो क्या इंडेक्सेशन अलाउंस उस पर क्लेम कर सकते हो, नो। नो नहीं। मैम। इंडेक्सेशन मैम अलाउंस बस एक लिमिट है दिसंबर रिस्ट्रिक्ट होता है 17 तक। दिसंबर 17, बस डेट याद रखो, इससे आगे मिलना ही नहीं है। जी अच्छा, आगे इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट कैसे होता है, तो उसका नीचे फार्मूला है, इंडेक्सेशन अलाउंस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स फैक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हो, नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, या पेपर में गिवन भी हो सकता है। तो कॉस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इंडेक्स फैक्टर, तो आपके पास इंडेक्सेशन अलाउंस आएगा। इंडेक्स फैक्टर का फार्मूला है, या तो एग्जाम में गिवन होगा या इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेना। इंडेक्स फैक्टर इज इक्वल टू आरपीआई एट डिस्पोजल माइनस आरपीआई एट एक्विजिशन डिवाइडेड बाय आरपीआई एट एक्विजिशन। आरपीआई का मतलब होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स, ये भी पेपर में गिवन होंगे। आगे लिखा है इंडेक्सेशन अलाउंस कैन नॉट क्रिएट और इंक्रीज लॉस। क्या मतलब है इस बात का, ना ही लॉस क्रिएट कर सकता है ना बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिखी हुई हैं। पहली एग्जांपल है, आपके पास गेन आया है डीपी माइनस कॉस्ट करके 200 का। अब आपने उसमें से जब इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस किया तो वो फॉर एग्जांपल है 500, तो क्या 300 का लॉस क्रिएट हो सकता है ड्यू टू इंडेक्सेशन अलाउंस, या जीरो कर दूं, नो नो। जीरो। दूसरी एग्जांपल उसके साथ ही लिखी हुई है, डीपी माइनस कॉस्ट करके फॉर एग्जांपल 500 का लॉस आ गया कंपनी को। अब जब इसमें से कंपनी इंडेक्सेशन अलाउंस लेस कर रही है, वो है 200 फॉर एग्जांपल। अब आप मुझे ये बताएं कि 200 में से जब 200 माइनस करोगे तो 700 का लॉस बन जाएगा या लॉस उतना ही रहेगा 500, मैम 500 ही रह जाएगा ना। क्योंकि लॉस ना तो इंक्रीज कर सकता है ना क्रिएट कर सकता है। ठीक हो गया, तो लॉस इंक्रीज भी नहीं हो सकता, 700 भी नहीं हो सकता ड्यू टू इंडेक्सेशन अलाउंस, ये 500 ही रहेगा। तो इंडेक्सेशन अलाउंस दिखाना है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट करना है सामने। हाँ, क्यों नहीं करना। अच्छा।
ठीक। आगे 2 पॉइंट लिखे हैं, ईच कॉस्ट इज इंडेक्स्ड सेपरेटली। क्या मतलब है? एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको भेजा है स्टेला के नाम से, आपके पास आया? स्टेला लिमिटेड, जी मैम। तुम सबक पढ़ो। स्टेला लिमिटेड, मैम एक मिनट देखना। Stella Limited has a 31st December year end. On 12th September 2018, Stella Limited sold an office building for 35,000. The company had acquired the building on 3rd June 1998 for 700,000. As an extension was built on 31st October 2004, costing 200,000. Company reinvested 1400,000 of the sale proceeds on 14 December 2018, purchasing a small office building for the purpose of its तुम बेच क्या रही हो? यानी कंपनी बेच क्या रही है? सेल क्या हो रहा था? ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग। और न्यू परचेज क्या हो रही है? मैम ट्रेडिंग पर्पस के लिए ऑफिस, स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग। बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बेच के दूसरी बिल्डिंग खरीदी जा रही है, कौन सा रिलीफ जहन में आएगा? रोल ओवर। रोल ओवर रिलीफ। अगर प्लांट खरीद रही होती फिर होल्ड ओवर। होल्ड ओवर। चलो जी नेक्स्ट। Assume the relevant index factor are as follows: June 1998 to December 2017, the 0.702, June 1998 to September 18, 0.733, October 4 to December 17, 0.475, October 4 to September 18, 0.501. Calculate the chargeable gain to include Stella Limited Corporation tax computation for the year ended 31st December 2018. चलो, तुम कर रहे हो स्टेला लिमिटेड, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, आप लिख लो ताकि याद भी रहे। मुझे ये बताओ डीपी कितनी है बिल्डिंग बेच के? 3500,000। किस दिन बेची है? डेट भी बता दें, सेल डेट। 12 September से 12 सितंबर 2018। कॉस्ट 700,000। किस दिन इनकर हुई थी? 3rd June 1998। 3rd जून 1998 को, प्लस एक्सटेंशन सॉरी इनहेंसमेंट जो आपने एक्सपेंस मजीद किया है 200 का, वो भी माइनस करो। ये किस दिन हुआ है? ये 31 अक्टूबर 2004। अक्टूबर 2004। 31 अक्टूबर 2004। जी। चलो भाई, अब आपके पास डीपी माइनस कॉस्ट करके चार्जेबल गेन आ गया 2600,000। ये गेन अब आपको पता है, इसमें से अब आपने लेस करना है इंडेक्सेशन अलाउंस। कैसे लाइस फैक्टर दिए हुए हैं आपके पास। पहले तो मुझे ये बताओ, एक है 7 लाख की कॉस्ट, तो 7 लाख पे आपने इनकर की है 3 जून 1998, बिल्डिंग बेची है सितंबर 18, तो खरीदने से बेचने तक का जो फैक्टर होगा, मुझे ये बताओ। 0.7। आप जून 1998 खरीदने वाली डेट है, सितंबर 18 बेचने वाली डेट है, तो कहाँ से कहाँ तक का फैक्टर, रिस्ट्रिक्शन कितनी है कि आप किस डेट के बाद यूज ही नहीं कर सकते इंडेक्सेशन फैक्टर? दिसंबर 17। 17 के बाद तो नहीं। फिर आप कहाँ से कहाँ तक का यूज करोगे? खरीदने से लेकर दिसंबर 17 दिसंबर 17 तक का उसका कितना फैक्टर है? 0.702। 0.702। 702। तो ये आपका आंसर आ गया 491,400। प्लस ये जो 200 की कॉस्ट इनकर की थी, किस दिन इनकर की थी? 13 अक्टूबर को अक्टूबर 2004। को इनकर किया, प्लस बेचने वाली डेट है सितंबर 18, तो अक्टूबर 2004 से कब तक का रिस्ट्रिक्शन लगा दूं? दिसंबर 17 तक का। उस दिन का फैक्टर क्या है? 0.475। ये मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट के साथ, तो 95,000 आंसर आया। ये माइनस करने के बाद आपके पास
इंडेक्स्ड गेन आ गया 2013600। अब ये गेन हो जाएगा रोल ओवर। कितना रोल ओवर रिलीफ मिलेगा वो तो डिपेंड करता है कि आपने फुल प्रोसीड री इन्वेस्ट किया या पार्शियल। तुम मुझे बताओ, फुल प्रोसीड्स री इन्वेस्ट किया या पार्शियल? पुरानी बिल्डिंग 35 लाख की बेची है ना, तो न्यू कितने की खरीदी है? 14 लाख की। नहीं, फुल रीइन्वेस्टमेंट है, फुल 14 लाख की। तो 35 की पुरानी बेची है, न्यू खरीदी है 14 लाख की। तो मुझे ये बताओ, फुल प्रोसीड री इन्वेस्ट हुई है या पार्शियल? फुल पार्शियल। पार्शियल प्रोसीड री इन्वेस्ट हुए हैं, तो कितना गेन डेफर यानी रोल ओवर होना चाहिए? वो तो बैलेंसिंग फिगर होगी। चार्जेबल नाउ कितना होगा वो कैलकुलेट कर लो। तो वो कितना होगा लोअर ऑफ, आपको याद Gain, होगा नंबर 1 balancing है गेन कितना है? 2013,600 एंड नंबर 2 कैश इन हैंड 35 लाख की पुरानी बिकी थी बिल्डिंग, उसमें से 14 लाख री इन्वेस्ट हो गया, तो कैश इन हैंड अभी भी कितना हुआ? 21 लाख। जी। दोनों का लोअर ऑफ क्या है? 2013600। तो इतना गेन चार्जेबल नाउ हो जाएगा। रेस्ट फिगर यानी अभी के अभी इस पे कॉर्पोरेशन टैक्स लग जाएगा, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेफर हो जाएगी। क्या कुछ बैलेंस बचता भी है? ये 201 है, कुछ बैलेंस बचा ही नहीं जो रोल ओवर होगा, तो सारे का सारा अभी चार्जेबल हो रहा है। ठीक हो गया? ठीक है मैम। चलो अब अपने नोट्स पे आओ। एक आखिरी लाइन लिखी हुई है, इंडेक्स्ड गेन विल बी डेफर्ड बाय रोल ओवर और होल्ड ओवर रिलीफ। क्या मतलब है? हमेशा इंडेक्सेशन फैक्टर लगाने के बाद जो इंडेक्स्ड गेन होगा उसको रोल ओवर या होल्ड ओवर रिलीफ उस पे क्लेम करना है। जैसे कि हमने भी अपने इस सवाल में इंडेक्स फैक्टर लेस करने के बाद वाले गेन को रोल ओवर कर रहे हो ना। यस मैम। पहले वाले को नहीं, बाद वाले को करना है आपने हमेशा। आपका सीजीटी भी खत्म। बस ये था कंपनी का सीजीटी। अगले टॉपिक का क्या नाम है? सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एग्जेम्पशन, एसएसई। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसमें लिखा है इफ अ कंपनी सेल्स शेयर्स ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। एक कंपनी है, उसने एक ट्रेडिंग कंपनी के शेयर बेच दिए हैं। अगर एग्जाम में इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर बेचे हैं तो फिर नहीं मिलेगा। कंपनी ने ट्रेडिंग कंपनी के शेयर अगर बेचे हैं such that its ownership was at least 10% for 12 continuous months in last 6 years, then transaction will be exempt, यानी no gain no loss, कोई टैक्स ही नहीं लगना। तो आज एक कंपनी है, उसने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर बेच दिए हैं। अब आपने देखना पिछले 6 सालों में कभी 12 कॉन्टिन्यूसली 12 मंथ्स, पिछले 6 सालों में लास्ट 6 ईयर में क्या तुम्हारे पास उसकी 10% एटलीस्ट होल्डिंग थी? अगर थी तो बस फिर तुम्हें कोई टैक्स ही नहीं देना, वो शेयर बेचने पे तुम्हारा नो गेन नो लॉस आएगा, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स एग्जेम्प्ट। डन? कैसे? नीचे एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, देखो एग्जांपल क्या है। कंपनी ने एक्वायर, पहले उसमें टाइमलाइन में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने जून 09 में 15% होल्डिंग एक कंपनी के शेयर खरीदे थे। दरमियान में लिखा है 30 जून 2014 को उसने 15 में से 10% शेयर बेच दिए हैं। क्या इन 10% शेयर जो बिक रहे हैं, क्या इस पे एसएससी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए? कैसे चेक होगा? 30 जून 14 पे खड़े होकर पहले तो 6 साल पीछे जाओ ना, तो कौन सी डेट बनती है? 6 साल पीछे। जून 18 जून 18 8 तुम बताओ उस दिन से लेकर 30 जून तक क्या कंपनी के पास, यानी तुम्हारे पास इस कंपनी के एटलीस्ट 10% थे? तुम्हारे पास तो पूरे 15% थे ना। आज 30 जून 14 को 10% बेच रहे हो, तो पिछले जो जितना भी टाइम है उसमें तो पूरे 15% होल्डिंग थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी मिल गई, यानी नो गेन नो लॉस टैक्स एग्जेम्प्ट। समझ आई? फिर अगली आखिरी डेट है 31 दिसंबर 14 को, यानी 6 महीने बाद तुमने बाकी के 5% भी बेच दिए। क्या इन 5% पे भी एसएससी मिलेगी? तो वो कैसे चेक होगा? पहले तो 6 साल जाओ ना, दिसंबर 14 पे खड़े होकर 6 साल पीछे, कौन सी डेट है?
वही 31 दिसंबर 8। 8। 2008 से 2014 तक कभी भी कॉन्टिन्यूसली 12 मंथ तुम्हारे पास 10% होल्डिंग थी? यस मैम। हाँ थी ना। 2008 के बाद जून 2014 तक तो पूरे 15% थी तुम्हारे पास, है ना? तो इसका मतलब है ये 5% बेचने पे भी तुम्हें एसएससी मिल जाएगी, यानी नो गेन नो लॉस टैक्स एग्जेम्प्ट। क्लियर? तो एग्जाम में कैसे समझ आएगा कि सिनेरियो होगा कि एक कंपनी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी का शेयर कैपिटल बेच रही है, तो फौरन तुम कहना एसएससी जहन में आएगा कि हो सकता है शेयर बिकने पे नो गेन नो लॉस, यानी नो गेन नो लॉस का मतलब है ना गेन पे कॉर्पोरेशन टैक्स ना लॉस पे रिलीफ्स। ठीक, डन? जी यस मैम। मैम। अच्छा, दो सिनेरियो होते हैं एग्जाम में, या शेयर कैपिटल बिक रहा होता है एक कंपनी का, या उसके एसिड्स एक एक करके बिक रहे होते हैं। तो शेयर कैपिटल जब बिके तब एसएससी जहन में आए, एक एक करके जब एसिड बिक रहे हो तब नहीं, शेयर पे मिलता है ये। चलो ये तो टॉपिक उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? किसके लिए? एक एक करके जो एसेट सेल होते हैं। नहीं नहीं, वो क्या होगा, वो सिंपल बस गेन कैलकुलेट करके सीजीटी यानी कॉर्पोरेशन टैक्स लगाओगे। ठीक चलो ठीक। भाई, अगले टॉपिक का नाम है ग्रुप रिलीफ्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता। ग्रुप रिलीफ्स, कंपनियां दो तरह के ग्रुप बनाती हैं, पहला है कैपिटल गेन ग्रुप और दूसरा है 75% ग्रुप। पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन ग्रुप क्या होता है। वो कहता है दिस ग्रुप इज फाउंड if one company has direct holding 75% and effective holding 50%। क्या मतलब? आप जरा एक डायग्राम बनाएं अगर आपके नोट्स में जगह है तो। जो मैं चीजें लिखवा रही हूँ ना, आप साथ साथ नोट्स पे लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। मैं कहती हूँ जी कंपनी ए है, उसकी 100% ऑनरशिप है कंपनी बी में, डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्ट होल्डिंग 75 से अबव है ना, क्या ए और बी ग्रुप बना रही हैं कैपिटल गेन ग्रुप? जी बिल्कुल। अब बी की 75% होल्डिंग है कंपनी सी में, क्या बी और सी बना रही हैं? जी। अच्छा, ए का सी में चेक करो, 100 इंटू 75, इफेक्टिव होल्डिंग 50 से ऊपर है, 100 इंटू यस मैम। 75। हाँ, तो ए बी और सी एक कैपिटल गेन ग्रुप बना रही हैं। अच्छा, अब सी की कह लो डी में 75% ऑनरशिप है कंपनी डी में, ए की डी में चेक करो, 100 इंटू 75 इंटू 75 कितना होता है? लेस देन 50। 100 इंटू 75 इंटू 75 इज इक्वल टू, जल्दी करें जल्दी, कॉर्पोरेशन टैक्स तैयार कर लो साथ साथ, 50 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, इसलिए अटेंटिव होके बैठें। ये कितना बनता है, करें कैलकुलेशन। किसी के पास नहीं है कैलकुलेटर? 56.25। 56%। मुझे बताओ क्या ए बी सी और डी ग्रुप में आ रही हैं? यस मैम। जी मैम। क्योंकि ए की इफेक्टिव होल्डिंग डी में 50% से ज्यादा है। अब डी की 80% ऑनरशिप है कंपनी ई में, अब ए की जरा ई में इफेक्टिव होल्डिंग चेक करो, 45। 75 इंटू 75 इंटू 80, 45 मैम। अब क्या ई आ रही है इनके साथ ग्रुप में? नहीं। नो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी
सी और डी ने अपना ग्रुप बना लिया, कैपिटल गेन ग्रुप। अच्छा, मैं जरा इंडिविजुअली अगर चेक करूं बी की सी में, क्या बी और सी ग्रुप बना रही हैं अपना सेपरेट से? डायरेक्ट होल्डिंग 75 है, बिल्कुल। अब बी yes, की जरा डी में चेक करो, 75 इंटू 75 करो, कितना होता है? 56.25। इसका मतलब है बी, सी और डी अपना अलहदा से ग्रुप बना रही हैं। अच्छा, बी की ई में चेक करो, नहीं, यानी 45 75 इंटू 75 इंटू 80, नहीं 45। ए बी सी डी ने तो अपना ग्रुप बनाया था ना। अब इसका मतलब है बी, सी और डी अपना ग्रुप बना रही हैं जिसमें ई शामिल नहीं है, समझ आई? अच्छा, अब सी और डी की सेपरेट से चेक करो, डायरेक्ट होल्डिंग है सी की डी में 75, यस मैम। और सी की ई में इफेक्टिव कितनी है? 75 इंटू 80 करो, 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी, डी और ई ने अपना अलहदा से एक और ग्रुप बना लिया। सी, डी 3 ग्रुप बन गए। डी और ई आपस में ग्रुप बना रही हैं, हाँ यस मैम। डी और ई भी बना रही हैं। तो देखो इतने सारे कैपिटल गेन ग्रुप बन रहे हैं, मेरे लिए कौन सा वैलिड होगा? इतने सारे मेरे लिए तो वैलिड नहीं होंगे, मैं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचूंगी। तो याद रखो, पेरेंट कंपनी के साथ जो ग्रुप में आ रही होंगी ना कंपनीज, हमारा वो कैपिटल गेन ग्रुप होगा, सारे नहीं। तो मेरी एग्जांपल में कंपनी ए पेरेंट कंपनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी ये ग्रुप हमारे लिए वैलिड ग्रुप है, बाकी ये सारे ये नहीं है हमारे लिए। ठीक हो गया? तो अल्टीमेट पेरेंट के साथ जो ग्रुप बनाती है वो हमारा कैपिटल गेन ग्रुप होता है। क्लियर सबको? जी। अब अपने नोट्स पे आए। डेफिनेशन के बाद एक लाइन लिखी है, अ कंपनी कैन बी इन वन ग्रुप एट अ टाइम विच विल बी प्रेफरेबल ऑफ इट्स अल्टीमेट पेरेंट। यही बात अभी जो समझाई कि सारे ग्रुप आपके लिए ग्रुप नहीं है, पेरेंट कंपनी के साथ जो ग्रुप बना रही है वो आपका ग्रुप है। अगली लाइन, ओवरसीज कंपनी इज पार्ट ऑफ ग्रुप बट दे कैन नॉट क्लेम एनी बेनिफिट्स, इट ओनली प्ले अ रोल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। यानी मैंने कहा था ना, मेरी कंपनी, हमारे ग्रुप में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और डी ये ग्रुप बना रही हैं। मैं कहती हूँ कंपनी बी जो है ये ओवरसीज है, यानी बाहर के मुल्क में है, यूके में नहीं है। तो क्या कंपनी बी को ग्रुप में होने के कोई बेनिफिट्स मिलेंगे कैपिटल गेन ग्रुप में होने के ओवरसीज कंपनी को? नो मैम। नहीं, ओवरसीज कंपनी को ग्रुप में होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ये ग्रुप का हिस्सा तो है, कनेक्टिंग लिंक के तौर पे तो काम कर रही है ना। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि ए को सी और डी के साथ तो कनेक्ट कर रही है ना, ठीक? तो ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन इसको ग्रुप में होने के कोई बेनिफिट प्रिविलेजेस नहीं मिलने कैपिटल गेन ग्रुप के। ओवरसीज कंपनी को ग्रुप में होने का कोई बेनिफिट प्रिविलेज नहीं मिलना, सिर्फ ये कनेक्शन का काम करती है कि ए और सी और डी को आपस में कनेक्ट करवाएगी। चलो जी, अभी मैंने कहा ग्रुप में होने के बेनिफिट्स नहीं मिलने, बेनिफिट्स होंगे क्या कैपिटल गेन ग्रुप के? तो आपको नीचे हेडिंग नजर आ रही है, बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल गेन ग्रुप। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर 3 बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल गेन ग्रुप। पहला, ऑल एसेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड एट नो गेन नो लॉस, दैट इज कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे ट्रांसफर। क्या मतलब है कि दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड की 100% ऑनरशिप है बी लिमिटेड में, तो दोनों कैपिटल गेन ग्रुप बना रही हैं। अब मैं कहती हूँ ए लिमिटेड ने एसेट ट्रांसफर किया है बी को, तो जो कंपनियां ग्रुप में आए, फॉर एग्जांपल ए ने यहाँ पे कितना डीपी लेस कॉस्ट 1 लाख का खरीदा था और इंडेक्सेशन अलाउंस है 50,000। कितना डीपी में लिखो कि नो गेन नो लॉस आ जाए, नो गेन नो लॉस। 50 कितना लिखूं? 50,000। डीपी, डीपी मार्केट वैल्यू 150। 150 लिखेंगे तो नो गेन नो लॉस 0 आएगा ना, है ना? इसका मतलब है कि ये बी की क्या बन जाएगी? 150 कॉस्ट। 150 कॉस्ट। कॉस्ट बन जाएगी 150। तो दो कंपनियां जो ग्रुप में हो वो कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे जब ट्रांसफर करेंगी तो वही कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस रिसीविंग कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट। अब जब बी लिमिटेड आगे कभी फ्यूचर में ये एसेट बेचेगी तो वो तो डीपी में मार्केट वैल्यू लिखेगी ना,
तो फिर उसको तो गेन लॉस आएगा ऑब्वियसली। बस ग्रुप में होने का ये फायदा है कि जब भी कंपनीज एक दूसरे को एसेट ट्रांसफर करती हैं तो नो गेन नो लॉस पे, यानी कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे। क्लियर? जी। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्या फायदा है? अच्छा, इन तीनों ये तो अभी मैंने ऐसी समरी बना दिया, इन सब की अपनी अपनी डिटेल है, आगे इन पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। सेकंड, इस ग्रुप में होने का ये प्रिविलेज है कि करंट ईयर गेन एंड करंट ईयर कैपिटल लॉसेस कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन द ग्रुप। ये कैपिटल गेन ग्रुप है ना, सीजीटी का ग्रुप है, तो इस ग्रुप के तहत एक कंपनी दूसरी कंपनी को करंट ईयर गेन और करंट ईयर कैपिटल लॉस दोनों ही दे सकती है अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी को, करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं। चलो जी नेक्स्ट, थर्ड, रोल ओवर रिलीफ कैन बी क्लेम्ड ऑन डिस्पोजल बाय वन कंपनी एंड री इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अदर कंपनी। दो कंपनियां ग्रुप में है, एक कंपनी ने बिजनेस एसेट बिल्डिंग बेची है और उसको जाहिर है गेन आएगा उस पे, तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स देगी, लेकिन उसको पता चला उसकी दूसरी ग्रुप कंपनी ने लैंड खरीद ली है, ये भी बिजनेस एसेट है, तो एक बिजनेस एसेट बेच रही है दूसरी परचेज कर रही है, तो कौन सा रिलीफ? रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर। तो अब तुम क्या कर सकती हो, जो कंपनी बेच रही है वो अपने गेन को रोल ओवर कर देगी, ठीक हो गया? तो ये भी ग्रुप में होने का फायदा है आपको, इनकी डिटेल अब बाद में करते हैं। तो तीन फायदे कौन से हैं कैपिटल ग्रुप के, जल्दी से बता दें। ऑल एसेट ट्रांसफर होते हैं कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस, यानी नो गेन नो लॉस पे। दूसरा, करंट ईयर कैपिटल गेन एंड करंट ईयर कैपिटल लॉसेस ट्रांसफर हो सकते हैं विद इन द ग्रुप, ट्रांसफर हो सकते हैं, और रोल ओवर रिलीफ क्लेम रोल ओवर रिलीफ ट्रांसफर होता है। रोल ओवर रिलीफ मैम दूसरी कंपनी मतलब यूज हो सकता है दूसरी कंपनी की परचेज के अगेंस्ट, ठीक हो गया? तो आप रोल ओवर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द परचेज ऑफ अनदर कंपनी। ओनली रोल ओवर के लिए ना मैम, होल्ड ओवर के लिए तो कुछ नहीं लिखा ना, भाई कुछ नहीं है ना, मतलब प्लांट खरीदेगी एक न्यू कंपनी तो ऑब्वियसली होल्ड ओवर। अच्छा दोनों के लिए मिल जाएगा क्या? मैंने कहा लिखा नहीं हुआ इसलिए कंफर्म कर रहा था। नहीं लिखा, लिखा ना हो तो तुम खुद सोच लो। चलो जी, अब पहला है ऑल एसेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड एंड नो गेन नो लॉस। इसके लिए वो कहता है आप एक एग्जांपल कर लें, रजिस्टर पे खुद से लिख लें। तो खैर मैं आपको एक एग्जांपल सेंड कर लूं, आप होल्ड करें जरा। अब आप मीटिंग को ना दोबारा ज्वाइन करें,